क्लास सेकेंड ईयर में और लोग कल टॉपिक पढ़ रहे थे भोजन से संबंधित। टॉपिक का नाम क्या था? खाद्य उत्पादन में सुधार। खाद्य उत्पादन में सुधार में हमने आपको 4-5 पॉइंट बताए थे। सबसे पहला था प्लांट ब्रीडिंग, दूसरा था टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, बायोफॉर्टिफिकेशन, जीएमओ, बीटी क्रॉप। तो पहला क्या था? प्लांट ब्रीडिंग में आपको बताया था कि उन पौधों को उगाना जिनसे ज्यादा अपन को लाभ हो। कैसे? दूसरा ही क्वेश्चन होता है कि इन पौधों को कैसे उगाना। इसमें देखिए प्लांट ब्रीडिंग में 5-6 पॉइंट दिए। प्लांट ब्रीडिंग में जो पहला पॉइंट है विभिन्नताओं का संग्रह करना। पहले अपन को ये नहीं देखना है कौन फल दे रहा, कौन नहीं दे रहा, कौन अधिक दे रहा, कौन कम दे रहा। पहले अपन लोगों ने जैसे वो डार्विन ने नहीं घूमते रहे 5 वर्षों तक विभिन्न जगह पर, विभिन्न द्वीपों में, और हर जगह से पौधों को एकत्रित करके घर पे लाए। फिर उन्होंने वहां पर परीक्षण किया। ऐसे ही क्या किया वैज्ञानिकों ने कि विभिन्नताओं का संग्रह है। यानी अगर एक पौधा है मटर का तो वो जितनी जगह मटर और पाई जाती है दूसरे क्षेत्रों में सबको लाए। फिर उगा करके उन्होंने देखा कि इनमें से सबसे ज्यादा अच्छी मटर कौन सी। पहले तो ये देखा उन्होंने, क्या मतलब विभिन्नताओं का संग्रह। विभिन्न, कोई कमजोर है, कोई बहुत अच्छी है, कोई मीडियम है। इन सबको उन्होंने क्या किया? अपने पास रख दिया। अपने पास रख करके फिर क्या किया? टेस्ट किया। मेंडल जैसा आनुवांशिकता में पढ़ा है ना, मेंडल के नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3 नियम थे मेंडल के। तो उनको विभिन्नताओं को उन्होंने एकत्र, विभिन्नताओं का मतलब है उसमें से क्या किया उन्होंने? अच्छी किस्म के जो दिख रहे हैं कि कम समय में पौधे अच्छा ग्रो कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं, तो उनको एकत्रित किया। बाकी को सब उन्होंने हटा दिया। तो पहले एकत्रित करना, तो पहले भी क्या दिया? विविधताओं का संग्रह। दूसरा क्या दिया? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या दिया कि जैसे ही कलेक्शन करके उन्होंने एकत्रित किया, फिर जो अच्छे गुणों वाले पौधे थे उनको उन्होंने रोक दिया, शेष पौधों को हटा दिया। क्योंकि मान लीजिए कुछ कमजोर थे जिनमें फूल ही नहीं आ रहा है, फल की दूर की बात है, तो क्या है एंजियोस्पर्म हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, पूर्ण विकसित होता है। तो ये जो दूसरा है उनको महत्व दिया उन्होंने। कौन से पौधों को? जो पौधे अधिक वृद्धि करके अधिक रिजल्ट अच्छा दे रहे। अब तीसरा दिया मूल्यांकन चयन। अब अपन को उन पौधों में जो पौधे फैलाए हैं, जिनको एकत्रित किया, कुछ रफ को हटा दिया, उनमें भी चॉइस करना है। उसमें भी कुछ अच्छे, केवल ये नहीं कि वो रिजल्ट दे रहे पता चला समय लग गया 6 महीने। हमें कम समय में, कम सेवा करने में जितने अच्छे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं, उनका क्या है? क्या करना? मूल्यांकन। मूल्यांकन करके उनको क्या करना है? चयन करके अपने पास स्टोर करना है। ये प्लांट ब्रीडिंग की हेडिंग है। इसके बाद क्या है? फिर दूसरा क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है, जानते हो ना, परपरागण और स्वपरागण। उन्होंने क्या किया? उन पौधों को अपने बगीचे, अपने खेत में उगाया। उगा करके फिर उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया, पराग क्रॉस किया एक का दूसरे से, उसी जाति की। अगर मटर है तो मटर में भी उन्होंने क्रॉस करा के और नई वेराइटी निकाली जिससे और अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो। कि नहीं, इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा उन पौधों को जो चयन किया था पेरेंट्स प्लांट्स को, उन्होंने क्या किया? उनमें क्रॉस कराया। कैसा क्रॉस कराया? स्वयं परपरागण, स्वपरागण दो होते हैं, पॉलिनेशन। तो इन्होंने अपने हाथों से उनको परागण करके नई वैरायटी या कुल मिला के अच्छी किस्म के पौधों को उत्पन्न किया। कुछ पौधों का चयन, उसमें भी कुछ ऐसे हैं, अगर उन्होंने 60 एक्सपेरिमेंट किए, 60 एक्सपेरिमेंट में 10 ऐसे पौधे, 10 एक्सपेरिमेंट के पौधे ही आपने सिलेक्शन कर पाए, 50 को हटा दिया। क्योंकि जो सबसे टॉप के रिजल्ट अच्छा देते हैं उनको जिन्होंने क्या? कुछ पौधों का चयन, उन पौधों को स्टोर कर लिया। स्टोर करके व्यापारीकरण का मतलब क्या होता है? फिर इसको प्रचार प्रसार किया कि ये वाली वैरायटी आज अच्छी, कम समय में अधिक फल, अधिक रिजल्ट अच्छा दे रही है। उसका मतलब क्या होता है? व्यापारीकरण। एक उदाहरण दे रहे हैं हम आपको, जैसे गेहूं का।
बहुत बढ़िया उदाहरण है। क्या है गेहूं के बारे में कि गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान बोनी किस्म की प्रजाति का था। बोनी माने ड्वार्फ। 1960 से 2000 तक 40 वर्षों में गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़कर 75 मिलियन टन हुआ, जबकि धान का उत्पादन 35 मिलियन टन से बढ़कर 90 मिलियन टन तक पहुंच गया। इसके बाद एक और वैज्ञानिक थे बोरलॉग, इन्होंने बोनी किस्म के गेहूं का विकास किया, बाद में नाम दिया सोनालिका। जो अपन लोग गेहूं की वैरायटी देखते हैं, खरीदते हैं या घर पर उत्पन्न होता है, सोनालिका, कल्याण सोना भारत में विकसित की गई। जबकि धान की किस्में IR 8 का विकास हुआ, जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI फिलिपीन तथा ताइवान से विकसित किया गया। 1966 में इसका प्रयोग भारत में किया गया। बाद में भारतवर्ष में 2 जातियां जया और रत्ना को विकसित किया गया। तो ये गेहूं और धान की विशेषताएं बताई आपको हमने। ये जो क्रॉस करा करके इतनी सारी हेडकों में जोड़ा गया और जो रिजल्ट पाया गया, उससे जो धान माने चावल का और गेहूं की वैरायटी आजकल अपन देखते हैं, ऐसा बीज लाते हैं सरकारी जो कम समय में अधिक उपज देती। जहां पर हमने बताया था कि 10 क्विंटल होता है, वहां पर 100, 80, 90 क्विंटल गेहूं हो रहा है। तो ये है क्या, प्लांट ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब है अच्छी किस्म को क्रॉस करा करके उनको अपने खेत पर उगाना, से अधिक उपज, अधिक रिजल्ट प्राप्त हो सके। ये पहली क्या होगी, प्लांट ब्रीडिंग। दूसरा है टिश्यू कल्चर। दूसरा पॉइंट, 5 पॉइंट है, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, बायो फोर्टिफिकेशन जो लास्ट ईयर बोर्ड में आए, और GMO वीटी क्रॉप। तो टिश्यू कल्चर का मतलब है टिश्यू को एकत्रित करना। टिश्यू का मतलब ये नहीं कि केवल ऊतकों, ऊतक का मतलब क्या होता है, समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक मिलकर के क्या बनाते, अंग। तो अपन उन्हें पौधों के कुछ अंग, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको, जैसे गन्ना है तो गन्ने की लकड़ी रख दी आपने, तो कोई अंग या कुछ जड़ वाला भाग या कुछ अजूबा में पत्ती द्वारा क्या होता है, नई पौधे का अंकुरण होता है। किसी आलू वगैरह होता है, जमीन के अंदर होता है तने वाला भाग। तो ये कई भाग लेकर के एकत्रित किए अपने बर्तन में, अपने पास में। तो वो नहीं पढ़ा है माइक्रो प्रोपिगेशन, माइक्रो प्रोपिगेशन पढ़ा है ना अपन लोगों ने। उसमें किस वाले टॉपिक में, वो अपन लोगों ने पढ़ा था पौधों में जनन, उसमें पढ़ा था ये टॉपिक। क्या पढ़ा था, माइक्रो प्रोपिगेशन। माइक्रो प्रोपिगेशन क्या है, एक छोटी सी टप में वही तरल पदार्थ डाल दिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम माने तत्व, एलिमेंट्स डाल दिए उस पानी में जितने पौधों को आवश्यकता होती है, और उसमें पौधों को उगाया। यानी जरा सी 5 मीटर की जगह में आपने 50, 100, 200 पौधे डाल दिए, लगा दिए, तो वही वृद्धि करते हैं छोटी सी जगह में, ढेर सारी उपज पैदा करते हैं। उन्हीं पौधों को आपने एक छोटे से खेत में लगा दिया, तो जो आपके 5 बीघा में, 10 बीघा में हो रहे हैं, वो जाकर के 2-3 बीघा में उतनी ही फसल, उतना ही लाभ पहुंचाते हैं। टिश्यू कल्चर एकत्रित करके, पहले आपने क्या किया, उनको अंगों को या कोशिकाओं को एकत्रित करके अपने पास उगा लिया। जब उनमें अंकुरण शुरू हो गया तो उनको उठा करके, निकाल करके खेत में लगा दिया, कम जगह में, कम समय में। और चूंकि अपन लोग उसमें क्या डाले, आर्टिफिशियल केमिकल का मतलब क्या होता है, यूरिया वगैरह डाल रहे हैं, तो वो अधिक मात्रा में कम समय में ज्यादा क्या कर रहे हैं, उत्पत्ति कर रहे हैं, किसकी, भोजन। ये क्या हुआ, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या, एकत्रित करके उसको उगाना। तीसरी हेडिंग है आपकी टिश्यू कल्चर के बाद, सिंगल सेल प्रोटीन। टिश्यू कल्चर के बाद है अगली है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन में क्या है, इन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। मानव जाति की संख्या जिस दर से बढ़ रही है, अनाज, दलहन, सब्जी, फलों के पारंपरिक उत्पादन से मांग पूरी नहीं हो रही है। मांस की मांग होने पर अनाज की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि पशुओं को 1 किलोग्राम मांस उत्पन्न करने के लिए कम से कम 8 से 10 किलो अनाज भोजन के रूप में देना चाहिए। यानी 8 से 10 किलो जब उसको खिलाओ
जब 1 किलो मांस प्राप्त होता है, इससे फायदा क्या है, नुकसान है कि नहीं? इससे स्पष्ट होता है कि भोज्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्य विधियां अपनाई जाती है। इस विधि का नाम क्या दिया? सिंगल सेल प्रोटीन। जैसे हमने कल एक उदाहरण दिया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। एक पौधे का नाम दिया स्पाइरुलाइना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, स्पाइरुलाइना पौधा है। स्पाइरुलाइना में प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा पौधा है? स्पाइरुलाइना। सबसे अधिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। यानी एक ही पौधे को आप उत्पन्न कर लो या उसका कोई टैबलेट बना लो, और यदि आपने उसको खा लिया तो कहते हैं ना वो अनुसंधान केंद्र वाले, जो अंतरिक्ष वाले क्या करते हैं, ऐसे पौधों के कैप्सूल बना के अपने साथ ले जाते हैं। आपको क्या क्या मिलता रहेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन मिलता रहता है। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब यही है। सिंगल माने केवल ये नहीं कि एक ही प्रोटीन एक ले लिया, सिंगल सेल, वह सेल। जैसे स्पाइरुलाइना पौधा है, एक पौधा है, उसमें हर चीज मिल रही है आपको, तो क्यों ना ही हम खेत में उसी को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब है कि एक ऐसे पौधों को एकत्रित करें जिससे अपन को जरूरी नहीं है कि वो अपन लोग ढेर सारी उपज पैदा करें। स्पाइरुलाइना सबसे बढ़िया उदाहरण है। और कल और सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो फॉर्टिफिकेशन, जैव प्रबलीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको अगले टर्न